हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम यादव और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की फिजिक्स में। देखिए, प्रकाश के बारे में वैसे जनरली हम लोग ये देखते हैं कि ये 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई तरीके के प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चंस रेलवे में और 12th में 11th में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि देखिए क्लास 12th में फिजिक्स में जो हमारी यूनिट है सेकंड पेपर की पहली यूनिट है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स को। किसे कहते हैं? ऑप्टिक्स को। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, हम इस बात को सीखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? आपको पता है कि आपने देखा होगा कि जब हमारे पास एक सोलर प्लेट होती है और उस सोलर प्लेट से आप लाइट बना लेते हो यानी विद्युत ऊर्जा बना लेते हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इस बात को हम लोग सीखते हैं। इसीलिए कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो आके सोलर प्लेट पे पड़ती हैं, तो वो सौर ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रकाश में एनर्जी होती होगी, उस एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता होगा, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने ऐसा सीखा है, देखते रहते हैं हम लोग ये सब। तो देखिए फिर प्रकाश के बारे में क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि इसी में दो बातें और होती हैं। एक होता है दीप्त वस्तुएं और दूसरा नंबर होता है प्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं। देखिए दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और स्वयं प्रकाश कौन उत्पन्न करता है? जैसे तारे, सूर्य आदि बहुत से एग्जांपल है जिनके पास जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मोमबत्ती। तो ये सब कैसे हैं? ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या हैं? जैसे कि चंद्रमा ले सकते हो, जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश पड़ने के कारण दिखाई दे रहा है। आपको भी पता होगा कि आपने देखा होगा कि अगर ये तुम्हारे पास पृथ्वी है और ये हमारे पास सूर्य है और ये हमारे पास इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, जैसे मान लो ये चंद्रमा है, तो यहां से जो सूर्य का प्रकाश है, ये वाला, ये सूर्य का प्रकाश जब हमारे पास इस तरीके से जाता है तो ये क्या करता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्रमा दिखाई नहीं देता हमको। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो हमारे पास क्या पड़ जाता है? चंद्र ग्रहण। ऐसी सिचुएशन में होता है। इसी तरीके जब ये जो चंद्रमा है ये घूमते घूमते यहां पे आ जाता है तो हमारे पास सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता और क्या बन जाता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश की वजह से। फिर हम लोग इसी में पढ़ते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति, एक कणों के रूप में और एक पढ़ते हैं तरंगों के रूप में, जिसमें हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देखते हैं। बहुत सारे पॉइंट है, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं आपको समझ आएंगी। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब देखिए हम इसी में आगे डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब क्या होता है। देखिए उससे भी पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर, शीशा। दर्पण जो है कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास गोलीय दर्पण और दूसरा होता है हमारे पास समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो तरीके के होते हैं। देखिए कुछ भी याद करने का नहीं है, आप समझ के चलो, सब कुछ आसान है बिल्कुल। गोलीय दर्पण में एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपके पास उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, जनरली पता होगा आपको। समतल दर्पण इस तरीके से होता है, इसके एक साइड हम लोग क्या कर देते हैं? लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, HGS। तो यानी याद रखना, जब किसी भी कांच के पृष्ठ पे क्या करते हैं, एक साइड पॉलिश कर दी जाती है तो ऐसा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इस सिचुएशन में ये परावर्तक पृष्ठ होता है इधर वाला, तो इसको हम क्या कह देंगे? समतल दर्पण। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो अवतल दर्पण है ये कैसा होता है? इसको ऐसे याद कर लो कि जब भी किसी भी, जैसे मान लो एक कांच का गोला है, इसको ऐसे करके और इसको हमने ऐसे काट लिया तो यहाँ पे क्या कर दिया? बाहर की तरफ कली कर दी है। तो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें क्या करेंगी? इधर से आएंगे, ऐसे करके टकराएंगे, इससे टकराएंगे, परावर्तित होंगे ऐसे करके कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से जो अवतल दर्पण होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर कली होती है और अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ होता है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसी को
इसके बाहरी पृष्ठ पे ऐसे करके क्या कर दी हमने, कलई कर दी। ठीक है, जब इसके बाहरी पृष्ठ पे कलई कर देते, सॉरी एक मिनट, देखिए अब हमने क्या किया कि हमने इसको इस तरीके से बनाया और इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कर दी। जब इसके आंतरिक पृष्ठ पे कलई कर देंगे तो बाहर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके भीतरी भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का पिंड तथा बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हमने दर्पण के बारे में देख लिया, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं किसके, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहली बात, जब प्रकाश, देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको याद करनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि हमने क्या किया कि ये कोई मान लो एक मीडियन है या कोई रेखा है और जिसके एक साइड हमने क्या कर दिया है, ये कोई पालीदार या चिकना तल है। ये क्या है, ये देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए इसको हम याद कैसे करें, ऐसे याद करिए कि ये कोई प्रकाश किरण है, आई इस पॉलिशदार या चिकने तल से टकराएगी तो क्या करेगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और यहां पर इस पे हमने ये गिरा दिया एक अविलंब, इसको कहते हैं अविलंब। ये होता है हमारे पास आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण आर। तो देखिए हम लोग क्या इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराता है, तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक, पहला नियम याद करना है आपको क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा तुमको क्या याद करना है कि आपतन कोण का मान जो आई है वो सदैव आर के बराबर होता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यहाँ पे आप पहले तो ये जान लीजिए माध्यम नाम की जो बला है वो क्या होती है। तो माध्यम क्या होता है, देखिए माध्यम क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे खुले माहौल में जैसे हम लोग रहते हैं तो वहां पे कोई ना कोई चीज होती है, हवा हर जगह होती है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हवा जो है सब जगह है। तो इसी तरीके से माध्यम में हम लोग मान के चलते हैं क्या क्या, वायु है, निर्वात है, कांच है, पानी है, बहुत से ये सब चीजें क्या है, माध्यम है। तो माध्यम कितने तरीके के होते हैं। माध्यम जो है देखो, एक होते हैं सघन माध्यम, एक होते हैं विरल माध्यम। एक लिख लेना, विरल माध्यम, और दूसरा तुम्हारे पास होता है सघन माध्यम। तो देखिए जब प्रकाश की किरण क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो क्या होता है कि देखिए अब विचलित दो तरीके से होती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अविलंब है, ये अविलंब है, नॉर्मल बोलते हैं। क्या करती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब इधर अगर उल्टा कर दें इसको, इधर सघन ले ले और इधर विरल कर दें, तो यही प्रकाश की किरण क्या करेगी, इस तरीके से चली जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो पॉइंट याद करने हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए कि हमको याद क्या करना है कि अपवर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं तो कैसे याद करें सर, कैसे क्या क्या उनको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आसान से ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आपतित किरण, ये क्या है हमारे पास आपतित किरण, यहां हमारे पास ये क्या है अपवर्तित किरण। तो देखिए क्या याद करना है, पहला नियम आपको याद करना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे परावर्तन के लिए याद करना था वैसे ही अपवर्तन के लिए याद करना है क्या, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम ये याद करना है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए, यानी ये हमारे पास आई और ये क्या है आर। किन्हीं दो माध्यमों के लिए
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। हम कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या होती है वो sin i और अपवर्तन कोण की ज्या होती है sin r, उनका जो अनुपात है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। इसका मतलब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है तो हम लोग कह सकते हैं इसको n। तो इसे हम लोग जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है। ये 4 टॉपिक जो है मैंने इसलिए एक साथ लिखे हैं कि आप इनको आसानी से समझ सकते हो। होता कुछ नहीं है, काफी सिंपल होते हैं। आ जाओ। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। देखिए कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। इसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज याद करनी है कि n बराबर होता है 1/sin c के इक्वल। परिभाषा में केवल इतना याद कर लेना कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। अब अपवर्तन कोण कितना होगा, r नहीं होगा, 90 अंश होगा, तो भी कह देंगे उसको क्या कह देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब नहीं, क्रांतिक कोण कह देंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है सर, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान या परावर्तन कोण का मान कितना, 90 अंश से अधिक होता है। 4 पॉइंट याद करने की। इसमें प्रकाश किरण जिसमें आएगी उसी में टकराएगी, उसी में निकल जाएगी। इसमें क्या है कि आएगी, माध्यम बदलेगा, कुछ विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से। इसमें क्या होगा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। कि अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री, क्रांतिक कोण कहलाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश से अधिक होता है। 4 बातें क्लियर हो गई। हम इनके एग्जाम्पल भी लेते हैं। आपने देखा होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि जब हम एक गिलास लें, गिलास के अंदर एक पेंसिल को डाल दें तो हमें ये लगता है कि ये पेंसिल जो है छोटी है, तिरछी सी मालूम पड़ती है, हल्की तिरछी प्रतीत होती है। ये पेंसिल को जब सीधा डालोगे तो हल्की तिरछी नजर आएगी उसमें पानी भरे हुए पानी में। तो क्या होता है कि इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वहां पे ये एग्जाम्पल रहता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी एग्जाम्पल आपने देखा होगा। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, सड़क पर जैसे आप जा रहे होते आपने देखा होगा, काफी दूर तक हम लोग देखते हैं तो पानी भरा सा नजर आता है, खाली सड़क होती जबकि, है ना। तो कई एग्जाम्पल के साथ आप इनको याद कर सकते हो। तो ये 4 टॉपिक आप लोग आए हो, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो सपोर्ट कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।